हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं BIOCH 311 जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में अपने टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिड, ठीक है। और लास्ट वीडियो के अंदर जो अपने टॉपिक पढ़ा था वो था सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जो अपना ये टॉपिक है हाइब्रिड, ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था आपने कि अपने सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। इसी के प्रोसीजर को ही अपने क्या बोला था, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अपने सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट कैसे तैयार किया था कि अपने पास दो प्लांट थे इस प्रकार। ये मान लो कोई एक प्लांट था और ये अपना दूसरा प्लांट था, इसे अपने B नाम दिया था, ठीक है। ये अपने दो प्लांट थे। अपने इन दोनों प्लांट से इनकी जो सोमेटिक सेल होती है, कौन सी, कायिक कोशिका, उसको अलग किया था। ये इसकी सोमेटिक सेल थी, मतलब सेल वॉल भी थी, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी थी, उसमें ये इसका न्यूक्लियस था। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इस प्लांट के न्यूक्लियस को, और ये उसमें क्या था, उसका साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है। इस प्रकार ये डैश डैश से शो कर रही है साइटोप्लाज्म को। और ये जो अपना दूसरा प्लांट था B, ये इस B प्लांट की सोमेटिक सेल है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इस B प्लांट का ये न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म, जिसे मैं प्लस साइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है उसे मैंने एक डैश के द्वारा शो किया है, और जो B प्लांट है इसका जो साइटोप्लाज्म है इसे मैंने जो प्लस का साइन होता है उसके द्वारा शो किया है। तो सबसे पहले अपने इन दोनों सेल से किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटोप्लास्ट का। तो अपने प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये आपने समझ लिया था, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका प्रोटोप्लास्ट। तो उसी प्रकार ये जो सेल है, इस सेल से भी अपने किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एक प्रोटोप्लास्ट का, और ये इसका साइटोप्लाज्म आ गया। ये भी सेल है, ये भी सेल है, लेकिन ये एक कंप्लीट प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन ये कैसी सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं है, इसे अपने क्या बोला है, प्रोटोप्लास्ट। फिर अपने क्या किया था, इन दोनों प्रोटोप्लास्ट का आपस में फ्यूजन करवाया था, ठीक है। और किस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई थी, अपने पास एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना था, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट में क्या हुआ था, दोनों ही तो क्या आ गए थे, न्यूक्लियस आ गए थे। दोनों प्लांट के क्या आ गए थे, न्यूक्लियस, A भी आ गया, B भी आ गया, और दोनों ही प्लांट का क्या आ गया था, साइटोप्लाज्म भी आ गया था, इस प्रकार। ठीक है, मतलब ये जो प्लस वाला साइन है ये किसे शो कर रहा है, ये जो B प्लांट था इसके साइटोप्लाज्म को। और ये जो डैश वाला या माइनस वाला जो आपका साइन है ये किसे शो कर रहा है, A प्लांट के साइटोप्लाज्म को। अब ये जो अपना हाइब्रिड सेल है, ये कौन सी सेल है, हाइब्रिड सेल, ठीक है। इस हाइब्रिड सेल में क्या है कि दोनों ही प्लांट के न्यूक्लियस भी हैं, और दोनों ही ये जो सेल हैं इनके क्या है, साइटोप्लाज्म भी हैं। और इस हाइब्रिड सेल से जो प्लांट बनता है उसे अपने क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट। लेकिन अपने पढ़ना है कि हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड क्या होता है, अपने इसी से आगे ही मैं आपको समझाऊंगा हाइब्रिड क्या होता है। यहाँ तक प्रोसेस सेम रहेगा। अपने पास क्या है, दो अलग अलग प्लांट के प्रोटोप्लास्ट हैं। ये किस प्रकार के प्रोटोप्लास्ट हैं, वैसे ही नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल एब्सेंट है, बाकी सब कुछ प्रेजेंट है। लेकिन हाइब्रिड क्या होते हैं,
कि जब एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट का, या आपने ऐसे समझे कि साइब्रिड क्या होती है, साइब्रिड एक ऐसी सेल होती है, साइब्रिड एक ऐसी हाइब्रिड सेल होती है जिसमें, साइब्रिड एक ऐसी हाइब्रिड सेल होती है जिसमें एक प्लांट का, ठीक है, एक प्लांट का तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सिर्फ एक ही प्लांट का प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस सिर्फ एक ही प्लांट का प्रेजेंट होगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म दोनों प्लांट का प्रेजेंट होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों ही प्लांट का प्रेजेंट होगा, इस प्रकार। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक हाइब्रिड सेल ही है, ये भी क्या है, ये भी एक हाइब्रिड सेल है, लेकिन इस हाइब्रिड सेल के अंदर न्यूक्लियस सिर्फ एक प्लांट का है और जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, दोनों ही प्लांट के हैं। तो इस प्रकार की जो हाइब्रिड सेल होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, साइब्रिड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 4 नंबर के अंदर, कितने नंबर के अंदर, 4 नंबर के अंदर, साइब्रिड के बारे में। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बताओगे कि साइब्रिड ऐसी हाइब्रिड सेल को कहते हैं जिसमें एक ही स्पीसीज के या एक ही प्लांट का न्यूक्लियस होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों ही स्पीसीज का या दोनों ही प्लांट का प्रेजेंट होता है, और उस हाइब्रिड सेल को अपने क्या बोलते हैं, साइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो शायद आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि साइब्रिड क्या होता है, कि साइब्रिड एक ऐसी प्लांट सेल है जिसमें न्यूक्लियस सिर्फ एक स्पीसीज का होता है और साइटोप्लाज्म दोनों स्पीसीज के प्रेजेंट होते हैं, और ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ही था। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड सेल बनी थी उसमें न्यूक्लियस भी दोनों स्पीसीज के थे और साइटोप्लाज्म भी दोनों स्पीसीज के थे, लेकिन साइब्रिड में क्या है, न्यूक्लियस सिर्फ एक स्पीसीज का है और साइटोप्लाज्म दोनों स्पीसीज के हैं। ऐसी हाइब्रिड सेल को अपने क्या बोलते हैं, साइब्रिड बोलते हैं। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं साइब्रिड के अंदर किस इन साइब्रिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि साइब्रिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो साइब्रिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी 3 कंडीशनें हो सकती हैं। कितनी कंडीशनें हो सकती हैं, 3। कि जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न होता है, जैसे अपने यहाँ पर देखा था कि जब 2 प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न हुआ था तब साइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो मतलब साइब्रिड का फॉर्मेशन होगा कब, जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न होगा, लेकिन वहाँ पर कंडीशनें 3 टाइप की हो सकती हैं। तो उन कंडीशनों को आपने समझना है। तो सबसे पहली कंडीशन देखिए कि जब नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट, कि जब नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, ठीक है, नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन केंद्रक रहित प्रोटोप्लास्ट से हो। इसका क्या मतलब है कि एक तो नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट है, इस प्रकार ये अपना एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट है जिसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म। एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किससे होगा, ऐसे प्रोटोप्लास्ट से होगा जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो ये अपना दूसरा प्रोटोप्लास्ट है, लेकिन इस दूसरे प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल के साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जब ऐसे 2 प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा कि जिसमें एक प्रोटोप्लास्ट के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दूसरे में न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो इन दोनों के फ्यूजन से जो प्रोटोप्लास्ट बनेगा उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस आएगा और साइटोप्लाज्म दोनों का आ जाएगा। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन हो गया, ये साइब्रिड का। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब एक प्लांट का तो या एक स्पीसीज का तो क्या होगा, नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट, और जो दूसरी स्पीसीज होगी या दूसरा प्लांट होगा उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो किस प्रकार का होगा, केंद्रक रहित, मतलब उसमें जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जब इनमें फ्यूजन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइब्रिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है।
सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि एक ये अपना एक प्रोटोप्लास्ट है और ये अपना दूसरा प्रोटोप्लास्ट है बी। ये इसका साइटोप्लाज्म और ये इसका साइटोप्लाज्म। इस प्रकार दोनों में आपस में फ्यूजन होगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों के आ जाएंगे और साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, दोनों का प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब आगे इसका डेवलपमेंट होगा, जब आगे ये डेवलप होगा तो उसके अंदर इसमें से जो एक स्पीसीज का न्यूक्लियस है ना, एक स्पीसीज का न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, या डिसअपीयर हो जाता है इस प्रकार, और साइटोप्लाज्म दोनों का रह जाता है। कि पहले क्या हुआ था कि दो नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट हैं उनमें फ्यूजन हुआ था। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया था, एक जो ट्रू हाइब्रिड सेल होती है, विषम केंद्री की या हेट्रोकैरियोन वाली जो हाइब्रिड सेल है उसका फॉर्मेशन हो गया। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि इसमें से जो एक स्पीसीज का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है या डीजनरेट हो जाता है, और आगे चलकर सिर्फ एक ही स्पीसीज का न्यूक्लियस बचता है और साइटोप्लाज्म दोनों का प्रेजेंट है। तो इस प्रकार भी हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट था और एक ऐसा प्रोटोप्लास्ट था जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, तो उन दोनों के फ्यूजन से हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ था। सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों प्रोटोप्लास्ट जिनमें आपस में फ्यूजन होगा वो दोनों क्या है, नॉर्मल होंगे। एक ट्रू हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन होगा जिसमें दोनों टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लेकिन आगे चलकर उनमें से एक स्पीसीज का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है और हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, जो सेकंड कंडीशन थी, जो अपनी सेकंड कंडीशन थी इसी से रिलेटेड है थर्ड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में तो क्या हुआ था, न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया था। ठीक है, या डिसअपीयर हो गया था। ठीक है, कि यहाँ पर अपने एक ट्रू हाइब्रिड सेल बनी थी, ट्रू हाइब्रिड सेल बनी थी यहाँ पर अपनी इस प्रकार। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ था कि एक न्यूक्लियस ही डीजनरेट हो गया था। लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एक ट्रू हाइब्रिड सेल बनेगी जिसमें दोनों ही टाइप के क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। इसमें से क्या होगा कि जीन कहाँ पर होते हैं, जीन्स कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो क्या होता है कि एक स्पीसीज का जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस में जितने भी जीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, या क्रोमोसोम होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। सेकंड कंडीशन में क्या था कि सेकंड कंडीशन के अंदर तो न्यूक्लियस ही डिसअपीयर हो गया था, लेकिन थर्ड कंडीशन में ये क्या कहता है कि न्यूक्लियस वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं या डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये तीन कंडीशनें थी, इन तीनों कंडीशनों से हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, सेकंड और थर्ड कंडीशन में कंफ्यूज मत होना। सेकंड कंडीशन के अंदर जो ट्रू हाइब्रिड सेल बनती है उसमें से एक न्यूक्लियस ही डिसअपीयर हो जाता है, और थर्ड कंडीशन के अंदर न्यूक्लियस डिसअपीयर नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम ही नहीं है तो वो न्यूक्लियस किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, अब अपने देखते हैं इस हाइब्रिड के एडवांटेज कि इस हाइब्रिड के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो यूज़ ऑफ हाइब्रिड, हेडिंग क्या होगी अपनी, यूज़। इसका पहला यूज़ क्या हो सकता है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है, जिसे अपने बोलते हैं शॉर्ट में CMS, कोशिका द्रव्यी नर बंधता, कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में,
एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जब अपने को साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का ट्रांसफ़र करना होता है तो अपने इस हाइब्रिड मेथड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं कि ये एक स्पीसीज़ का प्रोटोप्लास्ट है और ये दूसरी स्पीसीज़ का प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, ये ए ये बी, ठीक है। तो इनमें मान लो एक तो क्या है, एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक में न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर है। और जो आपकी CMS होती है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है, इसको कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मान लो जो ये है प्रोटोप्लास्ट, इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, CMS को कंट्रोल करने वाले जीन, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जब इन दोनों में फ्यूज़न होगा तो जो अपनी हाइब्रिड सेल बनेगी, उस हाइब्रिड सेल के अंदर न्यूक्लियस तो यही होगा, साइटोप्लाज्म भी इसका होगा और इसका साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा। मतलब पहले इस सेल में CMS को कंट्रोल करने वाले जीन नहीं थे, लेकिन अब इस सेल का साइटोप्लाज्म इसमें आ गया। तो अब इस हाइब्रिड सेल के अंदर कौन से जीन हैं, जो जीन CMS को या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल करते हैं। तो जब CMS को अपने एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफ़र करना होता है, सिर्फ और सिर्फ CMS को, तो अपने हाइब्रिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से अपने जो सिर्फ साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने को सिर्फ साइटोप्लाज्म ही तो ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि इसके जीन कहाँ पर हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म को अपने दूसरी स्पीसीज़ में ट्रांसफ़र करके इस स्पीसीज़ का जो ये करैक्टर है वो अपने दूसरी स्पीसीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि हाइब्रिड का यूज़ करके अपने साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा देखो इसका यूज़, साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसे कोशिकांग हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके अंदर अपना खुद का DNA क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक प्लांट सेल में सिर्फ ये ही दो ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके अंदर खुद का DNA होता है। वैसे DNA कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। लेकिन साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इनमें खुद का DNA होता है, ठीक है। तो जब साइटोप्लाज्म की दो प्रोटोप्लास्ट थे, ठीक है, हाइब्रिड सेल में ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, ये इसका, ठीक है। हाइब्रिड सेल कैसे बनेगी, हाइब्रिड कैसे बनेगा, साइटोप्लाज्म दोनों का आ जाएगा, ये अपना क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया। तो साइटोप्लाज्म तो इसका भी इसमें है, इसका भी इसमें है। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का DNA यहाँ पर आ गया और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का DNA यहाँ पर आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो DNA होता है, इस DNA में अपने क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन, किस हाइब्रिड के द्वारा अपने जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में DNA होता है उसमें रिकॉम्बिनेशन करके या पुनर्योजन करके अपने जो वेरिएशंस होती हैं उनको अपने क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएशंस को अपने विकसित कर सकते हैं। ये इसके दो यूज़ हैं, पहले तो CMS को अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरा क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जीन्स होते हैं, जो DNA होता है, उसमें अपने रिकॉम्बिनेशन करके या पुनर्योजन करके जो वेरिएशंस हैं उनको अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो अपना टॉपिक है हाइब्रिड, ये कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सोमा क्लोनल वेरिएशन। थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी अपने डिस्कस किया हुआ है शायद तक, सोमा क्लोनल वेरिएशंस, हिंदी में इसे बोलते हैं कायिक कलोनीय विविधता, कायिक कलोनीय विविधता। तो सोमा क्लोनल वेरिएशंस अपने किसे बोलते हैं, जब किसी प्लांट को
जब किसी प्लांट को कल्चर मीडियम पर मतलब कहाँ पर, इन विट्रो कंडीशन में, कि जब किसी प्लांट को कल्चर मीडियम पर कल्चर करते हैं, ठीक है, और उस प्लांट के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं उस वेरिएशंस को अपने क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस, ठीक है। कि जब किसी प्लांट को अपने कल्चर मीडियम के द्वारा डेवलप करते हैं, मान लो ये जो प्लांट है, इस प्लांट को अपने जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसके द्वारा आपने डेवलप नहीं किया, कौन सी टेक्निक के द्वारा डेवलप किया है, जो प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक होती है कि अपने लैब के अंदर आर्टिफिशियल जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उस पर अपने प्लांट को डेवलप करते हैं। तो उस मेथड के द्वारा अपने इस प्लांट को डेवलप किया है। तो इस प्लांट में जो वेरिएशंस आएंगी ना, मतलब ये प्लांट है, इस प्लांट का आपने यूज़ किया था एक्स प्लांट, इस प्लांट का एक्स प्लांट यूज़ करके अपने ये प्लांट डेवलप किया है, ठीक है। और इस प्लांट में जो वेरिएशंस आ जाएंगी उन वेरिएशंस को अपने क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस। तो इसकी आसान सी डेफिनेशन है कि सोमा क्लोनल वेरिएशंस किसे कहते हैं, कि जब किसी प्लांट को कल्चर मीडियम या प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा डेवलप किया जाता है और उस प्लांट के अंदर जो वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं उन्हें अपने बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। नेक्स्ट अपने इसी के अंदर ही पढ़ते हैं सोमा क्लोन्स, या अपने इसकी टर्म की बात करें कि ये टर्म अपने को किसने प्रोवाइड की थी, तो दो साइंटिस्ट हैं, लार्किन एंड स्कोक्रॉफ्ट, लार्किन एंड स्कोक्रॉफ्ट, जिन्होंने ये टर्म अपने को प्रोवाइड की थी, सोमा क्लोनल वेरिएशंस। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, कि वो वेरिएशंस ना पूछकर सीधा पूछ ले सोमा क्लोन, कि सोमा क्लोन क्या होते हैं, कि ऐसे प्लांट जिनको प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा डेवलप किया है, ऐसे प्लांट जिनको प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा डेवलप किया है, उन प्लांट्स को अपने क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन। और उन प्लांट्स के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं उन वेरिएशंस को अपने क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा जो अपने प्लांट डेवलप कर रहे हैं उस प्लांट को तो अपने बोलते हैं सोमा क्लोन, और उस प्लांट में जो वेरिएशंस होती हैं उन वेरिएशंस को अपने बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। या आप इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो कि वह प्लांट जिसको अपने डेवलप किया है, ठीक है, कि वो प्लांट जिसे अपने डेवलप किया है प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा, कि मान लो ये जो प्लांट है, इस प्लांट को अपने कैसे डेवलप किया है, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा, तो इस प्लांट को अपने बोलेंगे R0 जनरेशन, इस प्लांट को अपने क्या बोलेंगे, R0 जनरेशन। लेकिन इस प्लांट में तो रिप्रोडक्शन हो सकता है, और इस प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इस प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जो आगे वाली जनरेशन होगी, इस जनरेशन को अपने क्या बोलेंगे, R1 जनरेशन। और इस प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और आगे वाली जो जनरेशन आएगी उस जनरेशन को अपने क्या बोलेंगे, R2 जनरेशन, ठीक है। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार होता है उसे अपने बोलते हैं सोमा क्लोन, और उसे अपने बोलते हैं R0 जनरेशन। इस R0 जनरेशन वाले जो प्लांट हैं वो कैसे प्लांट हैं, जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा डेवलप हुए हैं। और इन प्लांट में जब नेचुरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जो आगे वाली जनरेशन डेवलप होगी उन्हें अपने बोलेंगे R1, और इनसे जो आगे वाली डेवलप होगी उन्हें अपने बोलेंगे R2, ठीक है। तो ये था आपका जनरेशन्स के बारे में। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन। हिंदी में इसे अपने बोलते हैं नीमन ताप संरक्षण, नीमन ताप संरक्षण। इसे अपने कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि कम टेम्परेचर देकर जो प्लांट का जो कोई भी ऑर्गन है उसको अपने जब स्टोर करते हैं तो उस टेक्निक को अपने क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। जैसे जो जर्म प्लाज्म होता है,
प्लांट का जो जर्म प्लाज्म होता है उसे अपने जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसके अंदर अपने -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे अपने स्टोर करते हैं। तो वो भी टेक्निक कौन सी है? क्रायो प्रिजर्वेशन। सिंपल सा आपने इतना याद रखना है कि जब अपने प्लांट के किसी भी ऑर्गन को या उसके जर्म प्लाज्म को या उसके जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, कम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं तो उस टेक्निक को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और जो जर्म प्लाज्म होता है, इस जर्म प्लाज्म को अपने लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं। ठीक है, आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे अपने, उसमें इसके 3-4 बेनिफिट भी लिखे हुए हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की। बेनिफिट इसके क्या होंगे कि अपने कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका जेनेटिक मटेरियल है या जर्म प्लाज्म है उसको अपने स्टोर कर सकते हैं और लंबे टाइम तक अपने उसे स्टोर कर सकते हैं। जो आपका आर्टिफिशियल सीड होता है, एक तो होता है आर्टिफिशियल सीड, और जो आपने दूसरा सीड आपने किया था जो आपके सोमेटिक एम्ब्रियो होते हैं। आर्टिफिशियल सीड को या सोमेटिक एम्ब्रियो को अपने या तो स्टोर करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या इसे अपने करते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह आपने याद रखना है कि आर्टिफिशियल सीड या सोमेटिक एम्ब्रियो को अपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या आप इसमें इसका एडवांटेज होगा कि इसको अपने कम जगह पर लंबे टाइम तक अपने स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की जर्म प्लाज्म में कोई डिजीज़ नहीं आती, कोई उसमें वीड नहीं ऐड हो सकते। तो ये कुछ सिंपल से इसके बेनिफिट हैं, ठीक है, जो आपको नोट्सों में प्रोवाइड करवा देंगे। सिंपल सा आपने बस इतना ही याद रखना है कि कम टेम्परेचर पर जब अपने प्लांट के मटेरियल को स्टोर करते हैं तो उसे अपने बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और जर्म प्लाज्म को अपने -196 डिग्री सेंटीग्रेड जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने आज के 3 टॉपिक थे, साइब्रिड, सोमा क्लोनल वेरिएशंस और क्रायो प्रिजर्वेशन, ये तीनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि आपको इन टॉपिकों में से कोई भी डाउट हो तो आप जूम क्लासेस में जो डाउट क्लास होती हैं जो जूम पर, उसमें आप पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के अंदर।